जन गण मन धन। चुनी हुई सरकार में ये कैसा खेल, जोड़ तोड़ का ये कैसा खेल, विधायकों की बाड़ेबंदी क्यों, मध्य प्रदेश में कर्नाटक वाला खेल, जन गण मन पर भारी पड़ रहा है धन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ जेपी शर्मा। पिछले एक अरसे में एक के बाद एक कई राज्यों में इस तरह की राजनीतिक उठापटक हुई है, जिसके चलते किसी भी सरकार के भविष्य को लेकर कुछ कहना राजनीतिक पंडितों के लिए जोखिम भरा हो गया है। चुनाव जीतना और सरकार बनाना, इसमें अब चुनाव जीतना, सरकार बनाना और उसे बनाए रखना ये भी शामिल हो गया है। ताज़ा मामला मध्य प्रदेश का है। कमलनाथ तलवार की धार पर हैं। मामला शीर्ष अदालत में है और इसकी संभावना कम ही है कि कमलनाथ अपने 5 साल पूरे कर पाएं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव का पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस चेती हुई है, उसे अंदाजा है कि कुछ भी खेल हो सकता है, इसलिए कांग्रेस के विधायकों को राजस्थान बुला लिया गया है। मध्य प्रदेश के विधायक जयपुर रहकर लौटे ही हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के विधायकों को भी इसी तरह से जयपुर लाया गया था। तो दल बदल जैसे कानूनों की प्रासंगिकता सवालों के घेरे में है, क्योंकि चुनौतियां बदल कर सामने आ गई हैं, नए रूप में सामने आ गई हैं। विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर सरकारों को अल्पमत में लाने का जोखिम भरा ट्रेंड शुरू हो गया है और इसीलिए ये सवाल खड़े होते हैं, जिन पर हम चर्चा करेंगे कि निर्वाचित सरकारों का कार्यकाल पूरा करना कैसे सुनिश्चित हो। क्या इस्तीफा देने वाले विधायकों को अयोग्य घोषित होना चाहिए? और दल बदल कानून को और प्रभावशाली, नए स्वरूप में और प्रभावशाली कैसे बनाया जाए? हमारे साथ आज प्राइम डिबेट में मुकेश पारीक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। और सत्यनारायण सिंह जी हैं, डॉक्टर सत्यनारायण सिंह, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और कांग्रेस विचारधारा रखते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। मुकेश पारीक साहब, ताज़ा दौर में ये तोहमत तो आपको लगातार झेलनी पड़ रही है, पड़ेगी ही, कि आपने कर्नाटक में सरकार गिरा करके अपनी पार्टी की सरकार बनाई और मध्य प्रदेश में भी आप उसी तर्ज पर सरकार गिरा कर अपनी सरकार बना रहे हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक बहुत ही लोकप्रिय और वहाँ के वरिष्ठ नेता है, जिनके पिताजी के नाम पर भी कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा अपना जनाधार बनाया था जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के जो अहंकार था, जिस प्रकार से उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा था, तो उन्होंने जब उनको ऐसा लगा कि मेरे स्वाभिमान पे चोट पहुंच रही है, मेरी उपेक्षा हो रही है, और कांग्रेस में जो प्रदेश का जो कांग्रेस का चुनाव हुआ था उसमें उनका ये बिल्कुल स्पष्ट कहना था कि इस चुनाव को हराने में भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की भूमिका थी। हालांकि उन्होंने कई पूरे प्रदेश का दौरा करके कांग्रेस की कई सीटों में जिताने के लिए वो जगह जगह उन्होंने दौरे किए। इन सब से परेशान होके, और जो उनके साथ जो लोग थे, जो उनकी टीम थी, या हम यूँ कहें जो उनके समर्थक थे, उन सबको ज्योतिरादित्य लेके कांग्रेस से अलग हुए और उन्होंने अपनी राजनीति का भविष्य भारतीय जनता पार्टी में देखा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वहां तक नहीं था। जब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार उनके समर्थकों के साथ बनती है, तो मेरा कहना है इसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होनी चाहिए और इस पर किसी को ऐतराज नहीं होने चाहिए। हमने कोई प्रयास नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक हमारे साथ आए हैं, हमारे पास आए हैं। इसलिए अब जो बहुमत का आंकड़ा है, कांग्रेस अपना बहुमत खो चुकी है और जितनी सीट्स हमारे पास है, देखिए अगर आप एमपी का जब इलेक्शन हुआ था तो कमलनाथ को भले ही इस बात का गुरूर हो कि हमको जन समर्थन मिला है, लेकिन वास्तविकता ये थी कि जो मतों का जो प्रतिशत था वो आपको भी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से अधिक था। लेकिन ठीक है, सीटों की गिनती में हम पीछे थे। मुकेश पारीक साहब, वहां पर आपने जो राजनीतिक संत भाव उस वक्त दिखाया था ना, कि भले ही हम 108 तक पहुंच गए लेकिन बहुमत से दूर हैं, और दूसरा जो दल है वो सीटों की संख्या में हमसे ज्यादा है, हम प्रयास ही नहीं करेंगे सरकार बनाने का। निश्चित रूप से इस संत भाव की चारों तरफ सराहना हुई थी।
लेकिन अब जो आप कह रहे हैं, अब आपको मतों का प्रतिशत कैसे याद आ गया? अगर कोई मतों का प्रतिशत तो उस वक्त ज्यादा था। अगर कोई ये चेतना तो तब भी आनी चाहिए थी। मध्य प्रदेश का कोई लोकप्रिय नेता, भले ही वो कांग्रेस में था, हालांकि उनका जो परिवार की पृष्ठभूमि रही है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ से जुड़े हुए लोग रहे हैं, अगर वो अपने उनकी पृष्ठभूमि तो ये भी रही है कि उनके पिताजी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव लड़ाया था सर, चुनाव हराया था सर। जब चुनाव होते हैं तो किसने किसको चुनाव हराया था, उनकी माताजी जब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समर्थन में थी। दूसरी बात उनकी दादी तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थी ना। अगर पिताजी उस समय विरोध में थे तो दादी जी समर्थन में थी। उनकी दोनों बुआ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी नेता है। तो उनका जो पारिवारिक जो उनका लालन पालन जो हुआ वो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के उनके परिवार के ज्यादा सदस्यों के बीच में। और आज जब उनको ये ऐसा लगा कि कांग्रेस में, जिस कांग्रेस के लिए उन्होंने इतना किया है, कांग्रेस का जनाधार बढ़ाने में जिस परिवार का हाथ रहा है, जिसका उनके पिताजी का और उनका हाथ रहा है, उनको इस प्रकार से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के अहंकार ने उनको छिटक दिया, उनको एक राज्यसभा का टिकट तक देने के लायक उन्होंने उचित नहीं समझा, तो उनको भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य नजर आया। और हमारे पास अगर किसी प्रदेश का जनाधार वाला लोकप्रिय नेता आता है तो मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और हम उसका स्वागत करें। ठीक, इसमें कोई एतराज नहीं है। हालांकि जनाधार वाले नेता के बारे में मैंने बीच में कहा आपसे, घनश्याम तिवारी जी की भी आपने इतनी चिंता की होती। दूसरी बात जो आपने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की पृष्ठभूमि जो रही है तो ये उनकी घर वापसी की तरह है। 45, 40, 50 साल भटकने के बाद, भटकाव में जाने के बाद वो वापस अपने घर की तरफ लौट गए, आपका कहना ये है। तो कर्नाटक में तो कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे। देखिए, कर्नाटक में उन विधायकों ने चुनाव लड़ा और आपने उसका परिणाम देखा होगा कि वो जीते, विजयी हुए भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे। तो आप जब लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, और इसका ये मानना चाहिए कि जनता ने उनके छोड़ने पर मोहर लगाई, जनता इसका मतलब उनके समर्थन में थी और जनता ने माना कि उनका छोड़ना सही था और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना ठीक था। ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार किया जाना चाहिए, इस पर मैं आऊंगा आगे जरूर। लेकिन क्या ऐतराज है? आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें क्या ऐतराज है? ऐतराज सत्यनारायण सिंह जी बताएंगे। बताइए सत्यनारायण जी, क्या ऐतराज है? देखिए, पारिक जी ने ऐसी बातें कही जिनका कोई आधार नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जी जब संविधान बनाया था तो पॉलिटिकल पार्टी शब्द उसमें कहीं नहीं रखा था। और जब ये इस प्रकार के चलने लगे, ग्रुप्स बदलने लगे और इंडिविजुअल लोग पैसे की वजह से, पद की वजह से, लालच की वजह से जब चेंज करने लगे, तो राजीव गांधी के टाइम पे 85 में 52 अमेंडमेंट संविधान में हुआ और उसमें एक 10वीं सूची इसमें जोड़ी गई और उसके साथ ही पॉलिटिकल पार्टी का नाम इसमें आया। मगर जो आजकल के हालात चल रहे हैं जिसमें राजनीतिक संस्कृति टोटली बदल रही है, उसमें राजनीतिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को तुरंत रिटायर होने पर ही राज्यसभा में लाया जा रहा है और ये इस ढंग से लोकतंत्र तो समाप्त हो जाएगा। और जो जिस ढंग से टोटल ग्रुप को किसी न किसी लालच से पैसा देके या उनको मंत्री पद के लालच देके या अन्य किसी करके जिस ढंग का राज चल रहा है, उससे तो किसी भी पार्टी से चुना हुआ आदमी किसी भी पार्टी में जाएगा और एक लोकतंत्र ही पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए ये सही नहीं है। और एक ही जगह नहीं हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और गुजरात और आपके कर्नाटक और मध्य प्रदेश। और अब ये बात करते हैं कि वो तो नाराज होकर चले गए थे। इन्होंने राजस्थान में जब वोट नहीं होते हुए दूसरी सीट को इस उम्मीद और इस तरकीब से खड़ा किया राज्यसभा में कि ये कांग्रेस से या और कहीं से 25 वोट तोड़ करके किसी न किसी तरीके से ले आएंगे। तो ये तो एक इनकी धारणा बन गई। इनका सोच ये है कि एंड के प्रकार हम चुनाव कहीं भी हार भी जाए, चाहे पब्लिक हमको नहीं भी चुने, तो भी श्याम दाम दंड भेद से चाहे ईडी को यूज करे, चाहे तो फिर एक बात यूज बताइए और उस ढंग से ठीक है। लेकिन एक बात बताइए सर मुझे कि क्या कांग्रेस का जो विधायक दल होता है वो इतना कमजोर होता है आपका राज्यों में कि भाजपा कहीं भी सेंध लगा लेती है? भाजपा के राज्यों, शासित राज्यों में तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता। ये तर्क भी ये देते हैं बार बार कि कांग्रेस का खुद का असंतोष उभर कर सामने आ जाता है, कांग्रेस के विधायक अपने आप सरकार बार बार दिग्विजय सिंह का कहा है। दिग्विजय सिंह ने बहुत पहले कह दिया था
कि 30-35 करोड़ रुपया, 25 करोड़ रुपया ऑफर हो रहा है। और मैं तो साहब इन्होंने अभी सिंधिया ज्योतिराव जी की बात कही, उनको 4 बार कांग्रेस से एमपी रहे हैं, वो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस के हैं, वो CWC के मेंबर हैं, 2 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, और इस साल भी उनको राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था, केवल प्रायोरिटी का दे रहे थे, कोई प्रायोरिटी का अंतर था। तो ऐसे लोग जो राजकुमार लोग हैं, जो राजाओं की वजह से, बाप दादाओं की वजह से आते हैं, ये बहुत अच्छा है कि ऐसे लोग जल्दी ये ज्ञान बहुत छोड़ करके, ये जो तत्व ज्ञान है ये बहुत देरी से मिला आपको, कई दशक निकालने के बाद भी छोड़ के चले जाए तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेसी विचारधारा के लिए। चलिए, मैं आज की बहस पर जो सवाल बनता है उसको लेकर आता हूं, लेकिन उससे पहले आपने बात की जस्टिस रंजन गोगोई की। अगर आपके पास जवाब है तो मुझे दे दीजिए। मुझे इस सवाल का जवाब कल बहस में नहीं मिल पाया था कि बहरुल इस्लाम, रंगनाथ मिश्रा, पी सदाशिवम, KS हेगड़े से रंजन गोगोई कैसे अलग हैं? देखिए, सुनिए मुकेश जी, उनको तो इन्होंने चुनाव भी लड़ा है, मैं वहां से हटते ही उन्होंने चुनाव लड़ा। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ ना, उनसे कैसे जवाब दे दूं फिर कर लीजिए। जी, देखिए, कोई भी चीफ जस्टिस जिसने स्वयं ये कहा हो, जी, स्वयं ये कहा हो कि कोई भी रिटायरमेंट के बाद में उसको नहीं बनाया जाना चाहिए, तो और जितने भी पहले बने हैं समझ गया, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद में बने हैं, और ये तो तुरंत होने के बाद में ऐसे फैसले गवर्नमेंट के लेवल के। सर, बहरुल इस्लाम तो राज्यसभा में रहे, बाहर निकले, चीफ जस्टिस बने, वापस राज्यसभा आ गए, तो ऐसे उदाहरण भी हैं। लेकिन जो इस बात का जो निचोड़ समझ में आता है ना, वो मुझे आता है कि सवाल अगर बनते हैं तो जस्टिस रंजन गोगोई पर खुद पर बनते हैं, जब तक कि वो आकर अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर देते कि मैं क्यों राज्यसभा में आना मैंने स्वीकार किया। लेकिन सवाल दूसरा है सत्यनारायण सिंह जी, और सवाल ये है कि जैसे मुकेश पारीक जी की पार्टी के बारे में ये स्पष्ट तौर पर मेरा मानना है कि ये सवाल इनको असहज करेगा ही, भले ही कितने भी उसके पक्ष में तर्क देते हैं। वैसे ही इनके पास एक सवाल आपके लिए ये है कि अगर ये सब किया भी जा रहा है तो ऐसे उदाहरण अभी तक दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए हैं। कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, और आपके यहाँ राजनाथ सिंह ने लोकसभा में शून्यकाल में मल्लिकार्जुन खड़गे के उठाए हुए मुद्दे पर लोकसभा में कहा, ऑन रिकॉर्ड है कि 105 बार कांग्रेस ने इस तरह से सरकारें गिराई हैं, सरकारें बनाई हैं। देखिए, अगर मान लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, एक तो कांग्रेस ने कभी भी इस ढंग से सरकार नहीं गिराई, मगर ये आप जो कह रहे हैं, तो अगर कांग्रेस ने कोई चीज कर दी थी उसको आज ये करके स्टेट में करके, और क्या ये उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या ये कांग्रेसीकरण में होगा आगे क्या बीजेपी वाले? ये तो एक जवाब दीजिए, क्या फर्क है भाई? आपको टाइम इतना मिला है तो आप 10 तक नहीं पहुंचे, अभी आपको इतना टाइम मिल जाता तो आप भी 105 को क्रॉस करना चाहिए, कहना चाह रहे थे अभी दे पार्टी विद डिफरेंस। अब इनको अगर मान लीजिए, इनको ये है, श्योर है कि हमारे पास इतने लोग हैं, तो इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखा? नहीं, बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब मैं बोल लूं जरा, बात बोले। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस रखना चाहिए था। किस प्रकार से 22 जनों को ले जाके आप बंद कर देते हैं? ये क्या ये लोकतंत्र इसमें रहेगा? किस प्रकार से वो कितने दिनों से वहां पर रह रहे हैं, मिल नहीं रहे, नहीं दे रहे हैं, उनके वीडियोस कराए जा रहे हैं, सारे कुछ किया जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या करने पर पार्टी उतारू हो रही है, और टोटल वन मैन और डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ने का इनके प्रयास चल रहे हैं। देखिए, अभी जो सत्यनारायण सिंह जी ने कहा, बहुत वरिष्ठ है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। इन्होंने कहा मैंने कुछ भी ऐसी बात नहीं कही जो तर्कसंगत हो। आप जो कांग्रेस की, आपने ये भी स्वीकार किया कि कांग्रेस ने 100 बार से ज्यादा ऐसे हथकंडे अपनाए और सरकारें गिराई। नहीं, एक मिनट, अब मैं कंप्लीट कर दूं, फिर आप बता दें। तो आपने भी स्वीकार किया, अभी मेरे बोलने से पहले ही, मैं तो गिनवा भी दूंगा, तो आपने इस बात को स्वीकार किया कि ये हुआ। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, आप इसमें मुझे एक भी बात ऐसी बता दीजिए कि जो अलोकतांत्रिक हो। आपका एक नेता आपकी पार्टी छोड़ता है, हमारे साथ आता है, अपने समर्थकों को साथ लाता है, उसमें कहां भारतीय जनता पार्टी बीच में आ गई? इसमें कहां भारतीय जनता पार्टी की गलती है? आप ये बहस कई बार ऐसा किया है कि जब कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पावरफुल हुआ करती थी, आप तो किसी भी सरकार को गिरा देते थे, कहीं भी राष्ट्रपति शायद, इसके कई सैकड़ों उदाहरण हैं। और आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आज आप जम्मू कश्मीर की बार बार पैरवी करते हैं। आपने जम्मू कश्मीर में कितनी बार किया है ऐसा? तो ये सब चीजें जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर की बात, मुकेश जी, जम्मू कश्मीर की बात यह भी है कि पीडीपी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बनाने के लिए वहां दावा पेश करना चाहा था, तो जवाब यह मिला था कि राजभवन का जो फैक्स मशीन है वो खराब है।
इन कारणों से भी सरकार नहीं बनती है, ये भी हुआ है हिंदुस्तान में सर। आप कश्मीर ऐसा क्या, ये ठीक है, हमारे साथ पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं और आप खुद भी पढ़ते हैं, आप सारी खबरों को बहुत गौर से पढ़ते हैं मुकेश जी, मैं जानता हूं। लेकिन आज तो ये तथ्य है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। दूसरे तथ्य पर भी जाइए कि आज जो जम्मू कश्मीर की स्थिति है और जो पहले लेकिन जहां तक कितना फर्क आ गया। आज केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि किसी राज्य में अगर इस प्रकार की अशांति है, इतनी पत्थरबाजी है, लोग रोज आए दिन मर रहे हैं, आतंकवादी और उग्रवादियों की इतनी घटनाएं हैं, उसको रोकना पहला ध्येय है और उसमें केंद्र सरकार पूर्णतया सफल रही है। उसके लिए जो भी उनको शक्ति बरतनी पड़ी, जो भी काम करना पड़ा वो किया। लेकिन आज जम्मू कश्मीर अपनी स्वतंत्रता से और अपनी एकदम उन्मुक्तता से वहां का व्यक्ति जी रहा है। अलग विषय। सत्यनारायण जाता हूं आपके पास। अर्चना जी ये बताइए, जम्मू कश्मीर की बात छोड़ दीजिए और सब जगहों की बात छोड़ दीजिए, भाजपा का एक तर्क ये रहा है, कर्नाटक की बात आती है तो सबसे बड़ा विधायक दल इनके पास था, महाराष्ट्र की बात आती है सबसे बड़ा विधायक दल इनके पास था। यही तर्क देकर कांग्रेस कई जगह पर कई अवसरों पर यह कह चुकी है कि सबसे बड़ा दल होने के नाते अगर हमने सरकार बनाई, क्या गलत किया जोड़ तोड़ करके। तो ये भाजपा का जो तर्क है कितना काम करता हुआ दिखता है, क्यों नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए? सर ये अगर सोचा जाए तो वाकई ग्राउंड लेवल तो दोनों ही पार्टीज अपनी तरफ से जो एमएलए जंपिंग हो रही है दोनों तरफ से ही हो रही है। अगर महाराष्ट्र में आज हम क्वेश्चन करें कि आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ही नहीं है जो सरकार बनी हुई है, हालांकि बीजेपी को जो मिला था सबसे ज्यादा वोटिंग सबसे ज्यादा नंबर्स उनके पास थे, शिवसेना के साथ उनका जो भी था अलायंस पैचअप नहीं हो पाया, लेकिन जो उसके बाद जो एकदम अलायंस फॉर्म होकर आया वो सारी इक्वेशंस और उनके आइडियोलॉजीज देखें तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। शिवसेना का प्रिंसिपल अलग है, एनसीपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, और वो तीनों एक संयुक्त सरकार बनाकर चल रहे हैं। तो जो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, मध्य प्रदेश में आ रहा है, कर्नाटक में आ रहा है, वही क्वेश्चन महाराष्ट्र में भी जा रहा है। तो जो चर्चा कर रहे हैं हम वाकई एंटी डिफेक्शन अगर लॉ की बात करते हैं तो मुझे लगता है वो सारी पार्टीज के ऊपर ही क्वेश्चन उठना चाहिए। इट्स नॉट फॉर बीजेपी कि हम बीजेपी को रेस करें या हम कांग्रेस को। अब यहाँ पर भी जो 6 बीएसपी के एमएलए थे, पिछली बार भी वही रिपीट हुआ, इस बार भी वही रिपीट हुआ है, वो लोग गए हैं कांग्रेस में गए हैं। तो यानी दोनों ही पार्टीज का बराबर का शेयर है ये एमएलए की जंप करवाने में। यानी स्विचिंग द पार्टीज हैज बिकम अ वेरी सिंपल गेम फॉर एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक है। और ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, ऐसे गठबंधन शिवसेना और कांग्रेस का जैसे महाराष्ट्र में हो, उस तरह से हम लालू यादव को और नीतीश कुमार को वापस साथ आते हुए देख चुके हैं। एक बहुत ही शत्रुता के भाव में चले जाने के बाद भी मायावती को भाजपा को साथ आते देख चुके हैं, मायावती को मुलायम सिंह को साथ में आते देख चुके हैं, भाजपा को पीडीपी को साथ में आते हुए देख चुके हैं। तो ये समझ में आता है कि ये वक्त की या मौके की राजनीति है। सत्यनारायण सिंह जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं आऊंगा आपके पास वापस। श्याम सुंदर शर्मा जी से लेकिन एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि श्याम जी, आंकड़े गिनाना और अपने अपने पक्ष में तर्क देना अपनी जगह पर सही है, और ये जो चलन है, कम से कम ये जो विधायकों को इस्तीफे दिलवा करके सरकार बदलने का जो चलन है, सरकारें बदलने का जो चलन है, ये कहा यह जा रहा है कि इसको रोकने की जरूरत है, कहा यह जा रहा है कि ये खतरनाक ट्रेंड है, लेकिन ये अभी फिलहाल खत्म होना तो दूर की बात है, अभी लगता है कि पुष्पित पल्लवित होगा अभी तो ये। देखिए जेपी शर्मा जी, इस देश की राजनीति में जिस प्रकार से दल बदल लाए थे राजीव गांधी जी, लेकिन आज तो जो स्थितियां बन रही है व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए विधायक अपनी पार्टी को नहीं बकस रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो जा रहे हैं। कहीं कहाँ जा रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं सामने, क्यों जा रहे हैं ये भी अंदर से सबको पता है कि हम पार्टी के प्रति अंदर से सबको जो पता है, इस पर भी मैं अभी बात हुआ। हाँ बोलिए आप अपनी बात। क्योंकि आज की स्थिति में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति बनी है, निर्वाचित हुए कांग्रेस से आप किसी व्यक्ति विशेष के जाने से आहत हो गए, मतलब पार्टी के प्रति आपका कोई समर्पण भाव नहीं है। जिन व्यक्तियों ने आपको जिस पार्टी के लिए चुना उसके प्रति आपका कर्तव्य खत्म हो गया, आप अपने स्वार्थों के पीछे किसी व्यक्ति विशेष के पीछे जा रहे हैं, तो आखिर इस लोकतंत्र का रखवाला होगा कौन? क्योंकि आप देखिएगा कि जब पार्टियों में विघटन की स्थिति आई है तो लोकतंत्र कमजोर हुआ है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है। देखिए पिछले 8 साल में 4000 जनप्रतिनिधियों में से 2000 ने दल बदल किया जी। बड़े पैमाने पर दल बदल हुआ, और दल बदल हर पार्टी में हुआ। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टी रही है। जो सत्ता में पार्टी रहती है वो कोशिश करती है कि वो सत्ता खोए नहीं किसी भी तरह से, लेकिन केंद्र में जब पार्टी बड़ी बनकर के उभर के आती है और उसकी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है, तो वो उनके नेता जिस प्रकार का, आप देखिएगा निर्वाचित सरकार को गिराने का जो काम होता है, उसमें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में आखिर करेगा कौन? जो जिसको राज्यपाल को आप नैतिक दायित्व देते हैं कि वो आप सही तरीके से निर्णय करें। लेकिन आप देखिएगा कि
जब अगर आपने महाराष्ट्र का मामला देखा तो वहाँ राज्यपाल के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। वो निर्णय नहीं कर पाए जो निर्णय करना चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। आज विधानसभा में जो फ्लोर पे तय होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अब सुप्रीम कोर्ट कल क्या कहेगा, किस प्रकार से क्या चीजें होगी, आप कुछ विधायकों को बाहर ले जाकर के बंदी बना के रखें या किस प्रकार से उनको वो क्यों रह रहे हैं वो पता नहीं। लेकिन ये बात तो सही है कि आप जिस नेता को राज्यसभा का टिकट दे रहे हो उसके समर्थन के रूप में वो खुले रूप से कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। तो आखिर ये सब चीजें लोकतंत्र को कैसे मजबूत करेगी, मेरे समझ में नहीं आता है। कि आप देखिए गुजरात के विधायकों को ला रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपने देखा होगा कि जब गुजरात में इससे पहले अमित शाह और उसमें जिस प्रकार का माहौल बना था और अहमद पटेल जीत गए थे और किस प्रकार का माहौल बना था, वो पुराना माहौल फिर से कायम हो गुजरात में। क्योंकि पुरानी चीजें भूल नहीं पाते अमित शाह और नरेंद्र मोदी, अपनी जन्मभूमि और पुरानी चीजों को भूल नहीं पाते, वो बदला लेने के लिए हर क्षण तैयार रहते हैं। इसलिए कांग्रेस को लाना पड़ा। अब देखिए राजस्थान की स्थिति देखिएगा, स्पष्ट है कि दोस्त सर इस पर आता हूँ, मैं राज्यसभा चुनाव के ऊपर आता हूँ श्याम जी, लेकिन एक बात बताइए, आपने जो अभी कहा कि अंदर की बात सब जानते हैं, ये अंदर की बात जो है वो ये है कि पैसे का लेन देन हो रहा है, खरीद फरोख्त की बातें आम हो रही हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आम आदमी जब ये किसी के मुंह से नहीं सुनता, इसका जोरदार खंडन नहीं सुनता, कम से कम इतना ही कह दिया जाए कि अगर खरीद फरोख्त की बात तय हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, जैसा कहते हैं नेता आमतौर पर, इतना ही कोई कह दे। लेकिन इसको लेकर के खामोशी है, जिससे बात दिमाग में सबके बैठती है, ये धारणा घर करती है कि ये एक आम चलन है, अगर किसी ने पैसा खर्च करके कुर्सी पाई है तो वो उसकी कीमत भी वसूलेगा। श्याम सुंदर शर्मा। देखिए जेपी शर्मा जी, आपने सही कहा कि अगर आपका जनप्रतिनिधि जिस पार्टी से जीत के गया है उस पार्टी के प्रति आपको समर्पण भाव रखना चाहिए, 100% रखना चाहिए। लेकिन आप किसके लिए जा रहे हो और क्यों जा रहे हो, ये तो क्योंकि अंदर से आपका समझौता कोई ना कोई है, या तो आपको बहुत बड़ी डील, या तो पैसा मिला है या आपको पद मिला है, ये जिस प्रकार से या मंत्री पद मिलने की बात होती है, या आपको आने वाले समय में कुछ तो ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्तिगत स्वार्थों के पूर्ति के बिना किसी भी तरीके से निर्णय नहीं कर सकता। ये इसमें कोई बात नहीं है कि आप उस पार्टी के उसके प्रति समर्पित हो गए और शेष भाव से जाना चाहते हो, नहीं, क्योंकि आने वाला फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और चुनाव में जीतेंगे हारेंगे पता नहीं कुछ। सही है, इसके सबूत भले ही किसी के पास नहीं हो, लेकिन लोगों में जो धारणा बन रही है वो यही है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है, ये अगर लॉयल्टीज शिफ्ट होती हैं तो यूं ही नहीं होती हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे यहाँ, जल्द वापस लौटते हैं। बहुत स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सत्यनारायण सिंह जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए, आप अपनी बात बोलिए सर। देखिए, अभी मुकेश जी ने कहा था जी कि सिंधिया जी अपनी मर्जी से गए और अपने परिवार में चले गए। ये हर एक आदमी जो अखबार पढ़ता है, जिसको राजनीति का पता है, हाँ। उसे मालूम है कि कितने लंबे समय से उनको ग्रूम किया जा रहा था और किस तरह से उस शाह से और इनसे बड़ौदा के राजा के थ्रू मिल चुके थे और सब कुछ करके उनको तो एक मंत्री और पढ़ने का, जैसा कि जरूर बनेंगे वो राज्यसभा में जाने के बाद में, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस, उनके जो ग्रुप के लोग थे उनको उन्होंने भेजा ये कह करके कि आपको भी मंत्री पद मिलेगा और जो भी लोग लालच दे सकते थे। आपको पता है कर्नाटक में जितनों ने बदला था वो सब 12 के 12 मंत्री बने हैं। वो ऐसा नहीं हुआ। तो जब तक ये चीजें राजनीति को ये बिगाड़ने में, लोकतंत्र को समाप्त करने में लग रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा, सत्यनारायण सिंह जी, अगर हम ये कहें कि इन्होंने ऐसा किया है तो वो तो फिर बात अभी जो मैडम ने कहा था कि आपने बसपा के लिए लिए, वो पूरे पार्टी आई है और किसी को गिराने के लिए नहीं लिए, किसी को गिराने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई फला गवर्नमेंट गिर जाए और हम उसको लेके बनाए। यहाँ तो
टोटली इमोरल काम हो रहा है कि कोई जो चुन के आई सरकार है उसको किस ढंग से हम गिराया जाए। और अब आपके अगर ऐसे ही शुद्ध आदमी हो तो क्यों नहीं आप पार्लियामेंट में लाते हो कि कोई भी आदमी जो दल बदल छोड़ के आएगा वो डिस्क्वालीफाई होगा, चलिए इस पर एक जवाब ले लेते हैं, फिर उसको कोई मंत्री पद नहीं मिलेगा या उसके बाद में उसको कोई आयोग का पद नहीं मिलेगा। वो सब इधर भी हुआ है सर, मैं 10 उदाहरण इधर के भी ना दूंगा। ये बड़ी विडंबना है कि सत्यनारायण सिंह जी जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ एक तरफी कह रहे हैं। अभी आपने मुझे कहा कि आपके पास जो बात रखी तथ्य की नहीं थी, आपने जो बात रखी उसमें तो बिल्कुल तथ्य नहीं है। आप दे चुके हैं, नहीं कह रहा हूँ, इसका अभी जो रखी इन्होंने वापस जो बात रखी कि अमित शाह जी और ये उनको करने हम कुछ नहीं, ये इसमें तथ्य नहीं है ना, कोई तथ्यात्मक आपके पास कोई कागज हो तो वो आप रखिए। नहीं, सवाल ये नहीं तथ्य है कि नहीं, ये तो आप करते रहेंगे, लेकिन मैं तो मान लेता हूँ कि तथ्य है। सत्यनारायण सिंह जी आप क्या कर रहे थे, कांग्रेस क्या कर रही थी, ये मिल रहे थे बड़ौदा के नवाब के थ्रू इधर उधर पता नहीं क्या कर रहे थे, तब कांग्रेस क्या कर रही थी? कांग्रेस सिर्फ ये याद कर रही थी कितना लॉयल आदमी इतने सालों तक रखा मंत्री बनाया, इसके आगे जा रहा है जो हमारे मेन कारण नहीं है, इसमें ऐसे राजकुमार जल्दी जाए तो ज्यादा। सत्यनारायण सिंह जी मैं इसका आपको मेन कारण बताऊं, आज आप उनको राजकुमार भी कह रहे हैं, आपने ये भी दिया, खैर वो आपका अलग इशू है। वास्तविकता क्या है शर्मा जी, वो ये है कि कांग्रेस के अंदर नेतृत्व की क्षमता में कमी आई है और कांग्रेस में नेतृत्व की क्षमता यूं कह दीजिए क्षमता विहीन हो गया है। उसके जो ये परिणाम आ रहे हैं उसको अगर भारतीय जनता पार्टी पर आप थोपे, आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन आप नहीं कर पाते, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई एक मिनट साहब मैं भी आपके बीच में बिल्कुल नहीं वही कह रहा हूं, आपने कितने दिन बाद चयन किया, और जब चयन किया तो सोनिया गांधी या राहुल गांधी या जो खैर वो आपके पार्टी का आंतरिक मामला है। वास्तविकता यह है कि आपके सभी राज्यों में आपकी पकड़ छूट गई। अब आप कांग्रेस कर क्या रही है वो मैं आपको एक बार और बानगी दे दूं। अभी अर्चना जी ने एक बहुत अच्छी महाराष्ट्र की बात की थी। अब ये कांग्रेस करने ये लग गई कि कौन सी पार्टी को हम जिताने के काम, जैसे निर्दलीय को खड़ा किया जाता है या किसी को, उस काम में आ गई अब तो कांग्रेस कहीं डायरेक्ट फाइट में तो है ही नहीं। आज महाराष्ट्र में इनकी क्या स्थिति है, महाराष्ट्र में जिस शिवसेना को इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, जिन्होंने बार बार ये कहा कि शिवसेना सांप्रदायिक और सांप्रदायिक कह के आज ये शिवसेना के साथ वहां महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री इन्होंने बना रखा है। नहीं आपने एक मिनट एक मैं बता नहीं तो आपके इसका मतलब आपके हिसाब से शिवसेना आप सही हो गई, आप उस समय शिवसेना के लिए आपने गालियां देते मुकेश पारिक साहब, अगर ये आरोप सही भी है तो क्या इसका इलाज ये है कि विधायकों से इस्तीफे दिलवाए जाएं और सरकार को बदल दिया जाए? क्या इसका इलाज ये है? बिल्कुल हम उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। इस इशू को आपको समझना नहीं, इस इशू को आपको समझना पड़ेगा। आपको इसको कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। उनका एक नेता आया है, अपने साथ अपने लोगों को लेके आया है, उनके समर्थन के साथ आया है, और आपने बार बार ये आरोप लगाया कि साहब ये इनको बंदी बना रखा है, ये कर रखा है, पूरे आपने पूरी कोशिश कर ली। वो सब कह रहे हैं हम हमारी मर्जी से आए हैं, हम हमारे नेता के साथ आए हैं, वो अपने नेता के साथ एक्सपर्ट है, मैं उनसे भी बात करूंगा। और मुकेश पारिक साहब देखिए, ये सारी चीजें ये जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं इनमें राज्यपाल की एक अहम भूमिका उभर कर आ रही है। और श्याम सुंदर शर्मा जी आपसे समझना चाह रहा हूँ, राज्यपाल की जो व्यवस्था है जिसके बारे में खुद नेता ही बहुत बार ये कहते रहे हैं कि इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, मधुलिम जैसे नेता ने कहा कि इसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, ये भी बहुत विवादों में घिर गई है। और केंद्र के हाथ में एक यूँ समझ लीजिए कि मास्टर की होती है राज्यपाल के तौर पर कि वो अपने हिसाब से ड्राइव कर सके स्टेट को, सरकार को, कम से कम सरकार के मामले में तो ये की रोल प्ले करता ही करता है। इसको इस तरफ ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण ऐसे हुए हैं पिछले एक अरसे में, इस तरह के उदाहरण हुए हैं जहां पर राज्यपाल पद की गरिमा, कहा जाता है कि गरिमा में पद होता है, लेकिन वो गिरी है और वो इन विवादों को जन्म देने में खाद पानी का काम करती रही है। देखिए जेपी शर्मा जी, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो भी केंद्र सरकार होती है वो अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजती है, और वो ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का व्यक्ति अगर राज्यपाल बन के जाता है तो निश्चित रूप से वो राजनीति करता है कई जगह पर जाके। कई तो जो राजनीति उनको बनाया जाता है तो वो इतनी राजनीति तो वो इतनी होते, लेकिन कंट्रोल कहाँ से होता है और वो ये जानने की कोशिश करता है कि केंद्र की सरकार का किस प्रकार से समर्थन किया जाए और वो किस प्रकार से अपनी उसको आइडियोलॉजी वाली सरकार को किस तरह से हैरानी हुई सर मुझे, कल परसों मैंने एक राज्यपाल को सुना, कहीं के गवर्नर का वीडियो सुना, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं दिल्ली से रवाना हुआ तो मैंने पूछा कि मेरा मैंडेट क्या है। राज्यपाल का काम सब। अब देखिए, अब ये यही तो कह रहे हैं कि खुद ने कहा, मंच से कहा कि मेरा मैंडेट क्या है। अब ये देखिएगा, मलिक की बात कह रहे हैं जो कि मैं भी उनका सुन रहा था, लेकिन आप देखिएगा कि राज्यपाल बनाया जाता है कि आप वहाँ पर जाकर के राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि वो पद सैद्धांतिक रूप से
वो पद होता है कि वहां पर आपको दारू पियेंगे और वो देखिए, नहीं आप गोल सुन तो खेलेंगे। लीजिए, सुन लीजिए, वो तो नहीं, सारी सर, ये बातें देखिए, आप बोल सकते हैं। केवल आप बोल सकते हैं। हम मैंडेट शब्द का भी इस रूप में कह रहे हैं कि क्या कोई खास एजेंडा लेकर मुझे वहां जाना है, अन्यथा यह पूछना स्वाभाविक भी है बहुत हद तक। हाँ, बोलिए। देखिएगा वो सहज भाव से उन्होंने कहा, हाँ। क्योंकि वो उनमें उनकी राजनीति प्रेरित व्यक्ति नहीं है वो तरीके से। वो तो कह गए कि मैंने किस प्रकार से काम किया, जम्मू कश्मीर में काम किया, उससे पहले कहीं काम किया, अब मैं कहाँ और चला जाऊंगा मुझे नहीं पता। अब देखिए जिस प्रकार से निर्वाचित सरकारों को आप किस प्रकार से तोड़ने का मरोड़ने का प्रयास करते हैं, उसमें आप सहयोगी बनते हैं। ये सबसे सीधा तौर पर जब महाराष्ट्र की बात आई तो आपने देखिए राष्ट्रपति शासन तत्काल लागू कर देना, फिर उसके बाद तत्काल हटा देना, फिर किस प्रकार की सरकार का बना देना, ये सब चीज़ें क्या करती है? लोकतंत्र को आप जीवित रखना नहीं चाहते। लोकतंत्र में कि जिस तरह से आस्था लोगों में जिस प्रकार से घटी है, केवल स्वार्थों की पूर्ति के लिए जो कुछ हो रहा है, ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस देश प्रदेश को कहाँ ले जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि नैतिकता की बात तो बिल्कुल रही नहीं। अब ये बार बार कह रहे थे ज्योतिराव जी हमारे उसमें आ गए, वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आपने क्योंकि तत्काल आते ही उनको कहा कि आप राज्यसभा में जाइए और उसके बाद मंत्री पद भी दे देंगे। उसके बाद ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मध्य प्रदेश का धरातल उनके पास आए, क्योंकि उनके देखिएगा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के अंदर कशक तो है कि राजस्थान चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया और पंजाब वगैरह जिस प्रकार से गए, वो नहीं चाहते थे फिर भी गए। अब वो क्योंकि वापस से किस प्रकार से अपना धरातल को मजबूत करके तोड़ फोड़ करके, अब देखिए मध्य प्रदेश में कल क्या होगा या परसों क्या होगा, हो सकता है कि बीजेपी अपने किसी प्रकार से जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले। अब वो सरकार कितने दिन चलेगी ये कुछ निश्चित नहीं। ठीक ठीक। मजे की बात यह है मुकेश पारीक साहब, आपसे पहले समझ लूं, क्योंकि लगातार हमले आप ही लोग झेल रहे हैं, आपकी पार्टी झेल रही है, कि राज्यपाल पद का दुरुपयोग करने के आरोप आप ही के ऊपर लगते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो अरुणाचल की बात हो, ये सब जो मामले हैं इन सब में कुल मिलाकर के आता है कि राज्यपाल चूंकि केंद्र का भेजा हुआ होता है, वो अपने हिसाब से फैसले करता है। स्पीकर और राज्यपाल के बीच में अक्सर ठनती है, सभी मामलों में हमने देखा है, चूंकि वो वहाँ की सत्ताधारी पार्टी का होता है और लोकतांत्रिक जो ढांचा है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़े होते हैं। देखिए जेपी साहब, ये बड़ी लोकतंत्र की एक, आप इसको चाहे विडंबना कहें राजनीतिक दलों की, कि जो राजनीतिक दल जिसकी जहां पर स्वार्थ पूर्ति नहीं होती हो, वो राजनीतिक दल उसके अगेंस्ट आरोप लगाता है। हाँ। कांग्रेस जब करती है और उनके जो गवर्नर होते हैं उस समय अगर कोई कार्रवाई होती है तो वो उनके लिए संवैधानिक होती है, वैधानिक होती है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में सरकार है, उस समय अगर कोई कार्रवाई होती है वो सही है या गलत है, लेकिन वो उनके लिए असंवैधानिक होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। ये तो मैं हो सकता है मैं तो कह रहा हूं आपको, मैंने कहा एक उदाहरण, अब टाइम मशीन में बैठकर मैं पिछले दौर में जाकर तो बहस कर नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा कि सदन में ये कहा गया कि 105 बार कांग्रेस ने सरकार गिराई। लेकिन अब बात तो हम अभी जो बहस तो हम ताजा मामलों पर ही करेंगे ना, और ताजा मामले कितने हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल ताजा ही उत्तराखंड में, बिहार में और अरुणाचल में तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को वापस बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, वो फैसला बदल सकता है। तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि जो हम दुहाई देते हैं अंतरात्मा की, विधायकों की अंतरात्मा जाग गई, विधायकों ने खुद इस्तीफे दे दिए, उसके बाद उनको वापस चुना गया, ये सब कहीं ना कहीं तो निर्धारित होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया है तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ थी। कोई राज्यपाल के फैसले से कोई राजनीतिक दल अगर नहीं है मैं उससे सहमत, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। तो इसमें कहीं भी ये कह देना कि साहब केंद्र करवा रहा है, राज्यपाल अपने अनुसार, राज्यपाल महोदय जो वहां पर हैं वो अपना हिसाब से करते हैं। अब उसके आप नहीं है, उसको आप सही नहीं मानते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी का इसमें भी दोष है, ये मैं बिल्कुल उचित नहीं मानता। एक छोटा सा उदाहरण शर्मा जी आपको मैं देना इसलिए उचित समझूंगा, ठीक है, इससे अब आप कहेंगे पीछे नहीं जा रहे, लेकिन एक बहुत छोटा सा उदाहरण जिससे आपने भी उसको देखा है। ईवीएम मशीन पर बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया कि ईवीएम मशीन में हम गड़बड़ करते हैं, गड़बड़, और कांग्रेस ने किया, सब पार्टियों ने किया। अब आप बताइए उसका क्या हुआ? जब इनकी सरकार बन जाए तो ईवीएम मशीन सही है, जब हमारी सरकार बन जाए तो ईवीएम मशीन गलत है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कांग्रेस का, क्या पता इसी कारण नहीं है ना नाता कि हम जो करें वो तो 100% गलत है। और महाराष्ट्र में जो कुछ घटना घटी उसको आप सही मानते हैं क्या? राष्ट्रपति सम्मेलन कर रहा हो राज्यपालों का, राज्यपाल वहां नहीं जाए,
क्योंकि उसको जो दिया है मिशन वो पूर्ति करने के लिए महाराष्ट्र में रहे, वो एक ऐसा मुंबई में ऐसा रहे। विषय को है बाहर ये जाना जो था, राज्यपाल का पद है प्रधानमंत्री को या बाहर जाना था, राज्य उनकी फ्लाइट चलिए डिले अब दो की तीन विषय महत्वपूर्ण लग रहे हैं मुझे। एक तो मुकेश पारिक साहब, राज्यसभा चुनाव है और आज का डेवलपमेंट राजस्थान में भी महत्वपूर्ण रहा है। आपको पता है कि आप दूसरी सीट जीतना आपके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। आपने दावा किया है कि हमको देखना है कि सरकार की लोकप्रियता की क्या स्थिति है, लोग कितने संतुष्ट हैं कामकाज से, इसलिए हमने राज्यसभा का दूसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। निश्चित रूप से हालांकि बात समझ में नहीं आती, देखिए, लेकिन मैं बात मान लेता हूँ चुनाव आपकी। में, हाँ, मैं आपको ये लेकिन राज्यसभा में आपकी जो स्थिति है ये बड़ा उसके हिसाब से राज्यसभा चुनाव आपके लिए मोहब्बत में जंग जायज होती है ना, नहीं, ये जैसे बड़ा मोहब्बत और है, जंग में सब ये कुछ जायज स्पष्ट होता होना। है। इसलिए कांग्रेस को अपने राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं, विधायक हैं गुजरात से, यहाँ लाने पड़ रहे हैं। क्या ये ट्रेंड सही है? अब ये तो कांग्रेस के लिए ट्रेंड सही है नहीं वो देखे, लेकिन हम जो आपको राजस्थान की आपने बात उठाई, मैं राजस्थान के बारे में आपको स्पष्ट कर दूं कर दिए कि राजस्थान में 2 सीट का बहुमत कांग्रेस के पास है, 1 का हमारे पास है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस में असंतोष उभर कर आया है और कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से कांग्रेस से ही बाहर जाना चाह रहे हैं, चाहे वो उनका नेतृत्व विहीन क्षमता हुई हो या कोई अब राजस्थान में भी ये स्थिति है। राजस्थान के मंत्रियों ने कहा है, कई बार ऐसे स्टेटमेंट दिए कि हम सरकार में हमारी नहीं चलती है, सरकार के हम पक्ष में नहीं। सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने कई बार इस बात का विरोध किया है। अगर कोई नहीं, मुझे एक बात नहीं, मुझे एक बात बताइए, समय कम बच रह गया अब। अगर आप दूसरी सीट राजस्थान में हार जाते हैं तो इसका मतलब सरकार अच्छा काम कर रही है, ये मान लेना। लेकिन हम हार रहे हैं, आप यही तय कर रहे हैं ना इससे कि सरकार की लोकप्रियता का पैमाना है, उसको जांचने के लिए हम दूसरा आदमी उतार रहे हैं मैदान में। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो इसका मतलब लोकप्रिय है सरकार, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन चुनाव में सारी संभावनाएं खुली रखनी चाहिए, सारे ऑप्शन ओपन होने चाहिए। इसमें क्या बुराई है कि 2-3 सीट के लिए चुनाव हो रहा है तो 2 कैंडिडेट हमारे भी। आपको ये भी पता है कि आप किस लिए करना, अशोक गहलोत को फ्री हैंड नहीं देना चाहते कि वो गुजरात नहीं बचा ले, वो अपने गुजरात में नहीं कर ले, या आपके महाराष्ट्र लेके आना चाहता था अशोक गहलोत को इसलिए आपको भय है कि वो अशोक गहलोत फ्री हैंड से काम दूसरी जगह आपको नहीं करते, इसलिए आपने बजी करने के लिए उसको सब कुछ किया। शाम जी, इस मामले में पर्टिकुलर सवाल ये बनता है, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की। अशोक आप भी स्वीकार कर रहे हैं, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, राजस्थान पे ध्यान दें, हम भी यही चाहते हैं। अशोक गहलोत जी नहीं, लेकिन आपने जो नेतृत्व विहीन होने की जो बात कही थी ना सर, मैंने कहा था कि इस पर मैं सवाल करूंगा। श्याम सुंदर शर्मा, ये बात समझ में आती है, राजस्थान में नेतृत्व मजबूत है, अशोक गहलोत खुद केवल राजस्थान की नहीं दूसरे प्रदेशों की भी व्यवस्था संभाल रहे हैं, इसलिए यहाँ इस तरह की चीजें नहीं हो रही। लेकिन ये सच है कि केंद्रीय स्तर पर इस तरह का रणनीतिकार अगर कोई होता तो शायद ऐसी दिक्कत नहीं आती कांग्रेस के सामने। देखिए जेपी समझिए खुद स्वीकार कर रहे हैं कि देखिए इनके भी नेता नहीं है, इनके नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सारा संचालन करते हैं। अब सुन तो लीजिए ना, आप राजस्थान में किस नेता की चल रही है? निर्णय तो दिल्ली में हुआ कि नहीं आप बनाए रखिएगा, इसलिए अरे नहीं, राज्यसभा की दूसरी राज्यसभा की सीट का निर्णय भी कहा नहीं इसको रखिएगा, जिससे कि अशोक गहलोत विचलित रहे, अपने विधायकों को एक खेमे में बांधे रखें। और आप देखिए, आप गुजरात वाले में वो नहीं करेंगे जितना इंटरफेयर जितना करना चाहिए, क्योंकि गुजरात में उन्होंने जिस प्रकार से अहमद पटेल को जिताने में जो कुछ किया था, वो दर्द आज भी है ना केंद्र के दोनों नेताओं के बीच में। वो उसको बनाए रखने के लिए आपने ये स्वीकार भी कर लिया कि देश की राजनीति करते हैं अशोक गहलोत। अगर उनमें कैपेसिटी है और उनकी पार्टी उनको देती है नेतृत्व करने का मौका, तो वो करते हैं, क्योंकि संगठन के महामंत्री रह चुके, संगठन महामंत्री रहे ना वो। इसलिए आपको दर्द को जाए, लखावत जी को खुद को हट जाना चाहिए था। वो चाह रहे थे, डमी कैंडिडेट के रूप में आए थे, आज उन्होंने कहा नहीं मैं तो रहूंगा, क्योंकि पार्टी का निर्णय है। ठीक, और पार्टी का निर्णय है कि वहां साफ दिख रहा है 123 उनके पास है, तो आप कैसे जीतोगे? नहीं जीत सकते 78 के अंदर। ठीक है अर्चना जी, इसको थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से भी क्या देखे जाने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग है, वैसे ही पार्टी वहाँ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है जैसा होना चाहती है बड़े फैसलों के लिहाज से। और अब कई स्टेट्स में सरकार चली गई है भारतीय जनता पार्टी की, तो वहाँ संख्या बल की चुनौती है। जस्टिस गोगोई को लाना भी एक रणनीति का हिस्सा लगता है कि असम से उस व्यक्ति को लेकर आना, एनआरसी का मुद्दा जब देश भर में परवान पर हो। ये सबसे समझ में आता है कि उच्च सदन में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है ये सब, कि अगर हम कहीं से जोड़ तोड़ करके भी वहाँ अपना बहुमत बना सकें तो आने वाले 5 साल में बड़े फैसलों में वो हमारे लिए कारगर साबित होगा, सहायक साबित होगा। बिल्कुल सही है कि ये अगर इन सब का टाइमलाइन देखा जाए, टाइमिंग देखी जाए, और जिस तरह से ये कोइंसाइड कर रही है सारी की सारी चीज़ें राज्यसभा
इलेक्शंस के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा लग रहे हैं। जहां तक लग रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि उनके जो राज्यसभा के नंबर्स हैं उनमें जो वाकई इनकी अभी मेजोरिटी नहीं है वहां पर, और अगर जैसे जैसे सरकारें जा रही हैं तो वो नंबर भी डिमिनिश होगा आगे। और जो आगे लग रहा है इनको भी कुछ मेन बिल्स भी लाने हैं जो इनके राज्यसभा में जाकर अटक जाते हैं। तो सोची समझी रणनीति के तहत ही ये लोग आगे जा रहे हैं। और जो यहाँ पर भी जो बीजेपी, जिसके लिए जैसे हम बात कर ही चुके हैं कि कहीं ना कहीं आता है बीजेपी उठापटक करना चाह रही है यहाँ पर भी, राजस्थान में भी, इसीलिए उन्होंने जो 2 अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। आज तक लग रहा था कि लखावत जी अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करेंगे, लेकिन नहीं हुआ है। तो वाकई अब यूनानिमस इलेक्शंस है नहीं, और काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, कट टू कट तो रहेगी बैटल जो है। ठीक है सत्यनारायण जी, समय हो गया सर वैसे, लेकिन अब आपको केवल राज्यसभा के मेजोरिटी का ही नहीं है, इनका भी उद्देश्य ये है कि कांग्रेस की और दूसरी जो विरोधी दल की जो सरकारें हैं उनको समाप्त किया जाए और सारे हिंदुस्तान में अपना ही राज्य स्थापित किया जाए, और स्टेट्स में भी। इसलिए टोटली इमोरल एक्ट्स करके, लोगों को तोड़ करके, एमपीज एमएलए को, और उनको ठीक है सर, ये बात बोल चुके हैं आप, शुरू में बोल चुके हैं, 2-3 बार कह चुके हैं बात से। ये ढंग से किया जाए। चलिए, ये नज़र सबकी टिकी रहेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, क्या डेवलपमेंट एमपी में होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम रिपोर्ट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।